Hello students, so welcome in the physics class. Today we will continue with the chapter. So next topic is that is center of gravity. हमने इससे पहले बात की थी सेंटर ऑफ मास की. सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या था? इट इज अ पॉइंट at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. उसको बोल दिया था हम लोगों ने क्या? सेंटर ऑफ मास. अब बात आ गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से बेटा आपके पास लगता है पुल लगता है, ग्रेविटेशनल पुल, एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज अ वेट ऑफ द बॉडी. इट मींस ये आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया? दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स एंड द ग्रेविटेशनल टॉर्क on the body about this point is a zero. ग्रेविटेशनल टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? जीरो के बराबर आ जाएगा. ठीक है. सो ये क्या आ गया आपके पास? सेंटर ऑफ ग्रेविटी of a body is the point at which the weight of the body acts. यहाँ पर वेट क्या करेगा? एक्ट करेगा. एंड द ग्रेविटेशनल टॉर्क जो आपके पास क्या आएगा? दैट इज अ ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी. ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी अबाउट this point, this point के about is zero. That is known as the center of gravity. इसको डिनोट करते हैं हम लोग. It is denoted by ऐसे CG. हम लोग ऐसे कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. दैट इज CG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. जिस सेंटर ऑफ मास को हम लोगों ने CM से लिखा था वैसे ही हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या आ गया? दैट इज अ CG. हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. अब देखते हैं हम लोग कि कोई भी आपके पास होमोजेनियस बॉडी है जिसका मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सॉलिड आपके पास को बॉडी आ गई. उसमें देखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालें. मान लो हमारे पास ये कोई एक बॉडी आ गई. दिस वन इज अ बॉडी. ठीक है. यहाँ पर हमारे पास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास वो मान लो यहाँ जैसे हमारे पास आ गया इस पॉइंट के ऊपर. दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये मान लिया पॉइंट O. अगर मैं इस बॉडी को यहाँ पर पाइवोटेड कर दूं, पाइवोटेड कर दिया मैंने इस बॉडी को यहाँ से. ठीक है. तो इसके ऊपर सारा का सारा वेट क्या करेगा आपके पास है? एक्ट करेगा. हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक कोई पार्टिकल मान लिया बॉडी का जिसका मास mi है. आपके पास ith पार्टिकल मैंने मान लिया. दिस इज मास इज mi एंड इट्स पोजीशन वेक्टर दैट इज ri विद रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर दैट इज अ टॉर्क. यहाँ पर फोर्स की बात करते हैं हम लोग. फोर्स ऑन द ith पार्टिकल. ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स आपके पास किसके बराबर आएगा? दैट इज अ m into g के बराबर आता है. ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें वही एक्ट करेगा हमारे पास. सो फोर्स ऑन द ith पार्टिकल इसके ऊपर फोर्स की बात करूं मैं तो दिस F दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारे पास? दैट इज mi into g. ये है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर आ गया. ये कौन सी पार्टिकल के ऊपर माना हम लोगों ने? ith पार्टिकल के ऊपर ये मान के चले. इट मींस अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल टॉर्क, ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन ith पार्टिकल, ith पार्टिकल के ऊपर मैं बात करूं किसकी? ग्रेविटेशनल टॉर्क की बात करूं तो हमारे पास दिस टॉर्क i दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? ri into f, ri क्रॉस f. टॉर्क आपके पास यही आता है r क्रॉस f. सो दिस टॉर्क दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? ri क्रॉस mi into this one g. ये आ गया आपके पास. दैट इज अ टॉर्क ऑन द ith पार्टिकल ग्रेविटेशन. So total torque on the body about this point center of gravity. So total torque
I from 1 to n Ri cross Mi in this one G. But this the total torque about the center of gravity that is equal to 0. ये हम लोगों ने स्टेटमेंट में बोला at this torque that is equal to 0. So I can write down that is I from 1 to n that is Ri cross Mg that is equal to 0 के बराबर. अब ना तो मास 0 के बराबर हो सकता है ना ही आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 है. इट मींस हमारे पास क्या 0 आ गया दैट इज this Ri that is equal to 0 or we can say that the position vector that is equal to 0. It means हमारे पास क्या हो गया कि that the center of gravity that lie at the geometrical center of the body. कहाँ पर लाई करेगा आपके पास geometrical center of the body जहाँ पर origin हम लोगों ने माना हुआ है. अब एक चीज और बोली थी हम लोगों ने कि that the center of mass that also lie on the center geometrical center of the body, homogeneous body. It means that the center of gravity of a homogeneous body that coincide with its center of mass. जहाँ पर center of mass लाई करेगा homogeneous body का वहीं पर हमारे पास क्या लाई करेगा that is the center of gravity. ठीक है. So ये हम लोगों ने एक चीज यहाँ से निकाली that the center of gravity of a homogeneous body coincide with its center of mass. तो जिस पॉइंट के ऊपर center of mass लाई करता है उसी पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या लाई करेगा that is the center of gravity लाई करेगा. नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं दैट इज द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. जैसे हम लोगों ने बात की थी इसमें लिनियर मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी वैसे ही यहाँ पर आएगी आपके पास इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन. ये हम लोग बात करेंगे. ठीक है. इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन में अगर हम लोग बात करें बेटा तो अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर हम लोग कुछ कंसिडरेशन लेकर के चलेंगे. अगर मान लो ओमेगा नॉट दैट इज आवर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0. जब टाइम कितना है 0 है. ओमेगा दैट इज आवर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t. ठीक है. अगर हम लोग मान के चले कि दैट अल्फा विदा यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन ये हम लोग मान लिया. ठीक है. एंड थीटा विदा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो हमारे पास यहाँ पर भी तीन इक्वेशंस आती हैं रोटेशनल मोशन की. पहली आपके पास आती है दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. हमने किया था v इज इक्वल टू u प्लस at. तो v को हम लोग ने रिप्लेस करके ओमेगा से, u को करके ओमेगा नॉट से और a को कर दिया हम लोगों ने इसे अल्फा से. दूसरी हमारे पास थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. ये हमारे पास आता था s इज इक्वल टू u टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर. उससे हम लोगों ने इसको रिप्लेस कर लिया है. ठीक है. थर्ड वन हमारे पास कौन सी आती है दैट इज 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर. हमने किया था 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या है रिप्लेस हो. अब इनकी डेरिवेशन करेंगे हम लोग, इनको डिराइव करेंगे. पहली इक्वेशन से चलते हैं हम लोग यहाँ. जैसे हम लोगों ने वहां पर बात की थी दैट वी नो दैट उसमें लिखा था वी नो दैट a इज इक्वल टू dv ओवर dt. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दैट इज अल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हमारे पास है दैट इज d ओमेगा ओवर dt के बराबर. यहाँ से अल्फा dt दैट इज इक्वल टू d ओमेगा. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट करते हो तो हमारे पास आ गया अल्फा ये 0 से t और ये क्या गया dt प्लस दो साइड इक्वल टू दैट इज d ओमेगा. ये कहाँ से आएगा ओमेगा से ओमेगा नॉट से ओमेगा. अब इसके इंटीग्रेशन हमारे पास किसके बराबर आ गई दैट इज दिस इंटीग्रेशन दैट इज अल्फा इनटू t 0 से t दैट इज इक्वल टू ये बन गया हमारे पास ओमेगा ओमेगा नॉट
नॉट से ओमेगा नॉट। लिमिट लगा देंगे हम लोग तो हमारे पास आ गया अल्फा इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो अल्फा टी दैट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। सो ओमेगा अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो मेरे पास क्या है, मैं इसको ऐसे लिख दूँ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी। सो ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी के बराबर है हमारे पास। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास कौन से आ गई, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हो गई। सेकंड वन अगर हम लोग डिराइव करें तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास कि दैट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। सो वी नो दैट पिछले में हम लोग चले थे यहाँ पर कि दैट v इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। यहाँ पर चलेंगे हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी। यहाँ से मैं डी थीटा निकालूँ तो मेरे पास आ गया ओमेगा डी टी। वहाँ पर v की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो हमें पता है दैट दिस डी थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी इंटू डी टी। ये हमारे पास आया। सो दिस डी थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा टी डी टी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दैट इज ये आ गया 0 टू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू इस साइड टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा नॉट बाहर आ गया, डी टी कहाँ से 0 से टी प्लस ये अल्फा बाहर आ गया, ये 0 से टी दिस इज टी डी टी। इसके इंटीग्रेशन हो गई थीटा, यहाँ से 0 से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट या टी कहाँ से 0 से टी प्लस अल्फा ये हो गया टी स्क्वायर बाई 2 0 से टी। सो दिस थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी माइनस 0 प्लस अल्फा ये 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 0। लिमिट लगा दी हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो दिस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। ये हमारे पास कौन से आ गई, सेकंड इक्वेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड हम लोगों ने लिखा था दैट 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। थर्ड वन दैट इज 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से देखिए अगर हम लोग तो वी नो दैट ऐसे चलेंगे जैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन में किए थे हम लोग ने। वी नो दैट a इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी टी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो डी थीटा के साथ। सो अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी इंटू डी ओमेगा ओवर डी थीटा, ये डिवाइड कर दिया मैंने। डी थीटा ओवर डी टी हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, ओमेगा, इससे डी ओमेगा ओवर डी थीटा। अब ये डी थीटा साइड मल्टीप्लाई कर दो आप लोग तो मेरे पास आ गया अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर दो, इंटीग्रेट कर दो आप लोग। सो दिस वन अल्फा बाहर आ जाएगा, डी थीटा कहाँ से 0 से थीटा इज इक्वल टू दिस इज ओमेगा नॉट से ओमेगा ओमेगा डी ओमेगा। सो अल्फा इसके इंटीग्रेशन थीटा 0 से थीटा इज इक्वल टू दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाई 2 दैट इज ओमेगा नॉट टू ओमेगा। सो अल्फा इंटू थीटा माइनस 0 इज इक्वल टू 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर वैसे रख दिया हम लोगों ने लिमिट। सो इस 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू यहाँ बच गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन जो हम लोगों ने डिराइव कर ली। 3 इक्वेशन आपके पास आई थी तो यहीं से हम लोगों ने कर ली दैट वी हैव डिराइव्ड दीज 3 equations of a rotational motion. Now we will solve some
एनसीईआरटी के क्वेश्चन से चलेंगे बेटा। हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक देख के चलेंगे हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देख के चलेंगे एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात करें। सो एग्जाम्पल नंबर 7.5, इसमें क्या बोला गया कि दैट फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स। तो फोर्स दिया गया है हमारे पास, दैट इज गिवन 7i + 3j - 5k and about the origin the force act on a particle whose position vector is I - j + k। ये है हमारे पास। तो हमें पता है दैट टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। यही आता है हमारे पास, टॉर्क दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f। सिंपली ये टॉर्क पूछा गया, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा गया। मैग्नीट्यूड निकालना तो भी आप लोगों को यही करना पड़ेगा पहले। तो इसको निकालते हैं हम लोग इस मेथड से। यहाँ पर i लिख दिया, ये j क्रॉस प्रोडक्ट और ये हमारे पास के सीखा है हम लोग, इसे लिखा है पहले क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पर पहले लिखेंगे r के मैग्नीट्यूड जो आपके पास है कोएफिशिएंट इनके, ठीक है, किसके लिखेंगे r के लिखेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी 1 हमारे पास है। फिर लिखेंगे फोर्स के, तो आ गया 7, दिस इज 3 एंड दिस इज -5। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारे पास देखो पहले इसको हम लोग करते हुए i लिखेंगे पहले i, यहाँ से चलते हैं प्लस माइनस प्लस i इंटू ये हम लोगों ने इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 × 5 दैट इज 5। फिर माइनस साइन लगाएंगे हम लोग 3 × 1 दैट इज 3। फिर लिखेंगे -j प्लस माइनस। अब इसको ढक दो आप लोग, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया -5, फिर फार्मूले का माइनस 7 × 1 दैट इज इक्वल टू 7, फिर प्लस k। ऐसे चलते हैं, इसको ढकेंगे तो यहाँ से आ गया 3 × 3 माइनस फार्मूले का 7 × -1 दैट इज -7, सो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास है। सो टॉर्क दैट इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 2i -5 - 7 -12 माइनस प्लस 12j and plus this is 10k। so this one is our टॉर्क। अगर आप लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे आप लोग, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा 2² + 12² + 10² अंडर द रूट। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकल जाएगा। हम लोग अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल हमारे पास है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7.6। इसमें बोला गया है सो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। कोई आपके पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसका हम लोगों ने क्या करना है कि दैट वी हैव टू प्रूव दैट इट्स अ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द गिवन पॉइंट दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट। तो मान लो हमारे पास तो पार्टिकल है दैट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ इन दिस डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहा है, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई इसका ओरिजिन यहाँ पर मैंने मान लिया जिसके अबाउट मैं मोमेंटम निकालना चाहूँगा। ये मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ली k, ओरिजिन की जो लाइन ऑफ वेलोसिटी को आपके पास रिप्रेजेंट करेगी, या लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगी। मान लो आपके पास किसी टाइप के ऊपर जो पार्टिकल है दैट इज एट पॉइंट P, तो आपके पास यहाँ पर है जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने मान दिया ये r के बराबर, दिस वन ऐसे है आपके पास। सो दिस पोजीशन वेक्टर इज r एंड द पार्टिकल दैट इज एट पॉइंट P। लेट theta be the angle between the direction of r and b, so this angle that is also theta। एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस वन हम लोग निकालेंगे, लेकिन पहले बात करता हूँ मैं इसकी, ये ओके निकालेंगे, मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ने ली हुई है। तो
इन द ट्रायंगल ओ के पी, इसकी बात करें हम लोग इन ट्रायंगल ओ के पी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ओ के अपॉन हाइपोटेन्यूज आर दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो ओ के दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब ये जो ओके डिस्टेंस है थीटा चेंज होगा आपके पास, तो मतलब आर भी चेंज होगा। आर अगर नजदीक है तो थीटा आपके पास बड़ा बनता जाएगा, आर की वैल्यू कम होगी। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मींस ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर में ना कांस्टेंट, तो ये आपके पास आ गया कांस्टेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस तो आर साइन थीटा ओके दैट इज इक्वल टू आर साइन थीटा दैट मींस कांस्टेंट। ठीक है, अब एंगुलर मोमेंटम मैं अगर यहाँ पर निकाल के चलूँ तो एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम एल दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आपके पास आता है बेटा, दैट इज आर क्रॉस पी के बराबर आता है हमारे पास। तो मैंने इसको लिख दिया एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। मैग्नीट्यूड में लिख के चलूँ मैं तो मेरे पास आ गया एल दैट इज इक्वल टू आर टी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, पी को मैंने लिख दिया एम डी के बराबर, एल इज इक्वल टू दैट इज पहले इसको ऐसे मैंने लिख दिया आर साइन थीटा, पी आर साइन थीटा मैग्नीट्यूड। सो एल इज इक्वल टू एम बी और ये आर साइन थीटा। सो एल दैट इज इक्वल टू एम बी एट दिस वन दैट इज आर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ओ के। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए मास इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी के साथ चला हुआ ये भी कांस्टेंट आ गया, इट मींस दैट एल रिमेंस कांस्टेंट। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट अबाउट दिस पॉइंट। तो भले पॉइंट तो यहाँ पर है, आगे है आपके पास दिस एल दैट में ना कांस्टेंट। एंड इस डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो डायरेक्शन निकालते हैं किससे, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। आर से पी की तरफ को डायरेक्ट फिंगर इंसर्ट करेंगे, पी आ गया डायरेक्शन ऑफ पी, तो आपके पास आएगा इनटू द पेज। ठीक है, दैट इज व्हाट इनटू द पेज। ये हर पॉइंट के ऊपर कैसे रहेगा, इनटू द पेज। इट मींस दैट द डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम दैट रिमेंस कांस्टेंट अबाउट दिस वन पॉइंट। इस पॉइंट के अबाउट क्या रहेगा आपके पास कांस्टेंट रहेगा। यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वन बात करते हैं हम लोग 7.7 हमारे पास पूछा गया है, इसकी बात करते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 7.7। सो 7.7 में क्या बोला गया है हमारे पास, दैट शो दैट द मोमेंट ऑफ अ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच द यू टेक द मोमेंट्स। मोमेंट ऑफ कपल जो है उस पॉइंट के अबाउट डिपेंड नहीं करेगा जिसके अबाउट हम लोग ये मोमेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मान लो हमारे पास दिस वन इज अ लाइन, हम लोगों ने ये मान ली आपके पास दिस इज ए, दिस वन इज बी, ऐसा मान लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास मान लो ये फोर्सेस कोई आपके पास लग रहे हैं, इस साइड को फोर्स मैंने मान लिया दिस वन इज फोर्स एफ, ये आपके पास, और इतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में आपके पास लगेगा, दिस वन फोर्स इज माइनस एफ। माइनस इंडिकेट द डायरेक्शन दैट इज द अपोजिट डायरेक्शन। लेट आई हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ द फोर्सेस और द कपल। हम लोग हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर किस पॉइंट के अबाउट, दिस पॉइंट ओ। ये मैंने ओ पॉइंट मान लिया, इसके अबाउट में क्या करूँगा यहाँ पर, ये मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकाल करूँगा। मान के चलते हैं कि आपके पास ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने मान लिया किसके बराबर, r1 के बराबर मान लिया उसे, ये r1, और b का मैंने मान लिया किसके बराबर, दैट इज r2। ओ के अबाउट हम लोगों ने क्या निकालना है, ये यहाँ पर मोमेंट निकालना है इसके ऊपर। ठीक है, कपल निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसकी, दैट इज अ मोमेंट ऑफ द फोर्सेस, फोर्सेस पहली बात करूं मैं तो मेरे पास आएगा कौन सा, दैट इज इसकी वजह से बात करूं तो r1 क्रॉस माइनस r प्लस r2 क्रॉस f के बराबर।
ये माइनस में है और ये किसमें प्लस में आएगा, तो भी बस एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन फोर्स की बात करके मैंने इस तरीके से, तो मैंने इसको लिख दिया किसके बराबर, दैट इज R1 माइनस R1 क्रॉस F प्लस R2 क्रॉस F के बराबर। सो दिस वन दैट इज मोमेंट ऑफ द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ध्यान दें थोड़ा सा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये क्रॉस लिख दिया मैंने, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल OAB, इसकी बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OAB इसकी बात करते हैं। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आपके पास आएगा दैट इज OA प्लस AB, दोनों जो है वन ऑर्डर में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, अपोजिट ऑर्डर में आ गए, तो ये आ गया OB के बराबर। तो ये है आपके पास किसके बराबर, R1 प्लस AB इज इक्वल टू R2 OB। सो AB दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इसका मतलब R2 माइनस R1 किसके बराबर आ गया, AB के बराबर आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट इज द मोमेंट ऑफ फोर्सेस, मोमेंट ऑफ द फोर्सेस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 AB के बराबर, दैट इज इक्वल टू AB क्रॉस F। यही आता है हमारे पास आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, सो which is independent from this one point about which we have taken the moment of the forces. So क्योंकि इसकी बात तो आई नहीं रही, इनकी बात हमारे पास ये लेंथ आ गई, बस इसी से काम चल गया। इट मीन्स दैट the moment of the forces that is independent from the point about which the moment of the forces is taken। बस यही हम लोगों ने बेटा क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट वन हम लोग देखते चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 7.8। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये एग्जाम्पल 7.8 की बात करते हैं हम लोग। यहां से सीखना है कि क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कैसे करने हैं, इससे रिलेटेड ये थ्योरम ऑफ दैट इज कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके चलेंगे और यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि दैट अ बार, मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 किलोग्राम इन मास suspended on the two knife edges placed 10 centimeter from each end. 6 kilogram load is suspended at 30 centimeter from one end. Find the reaction at the knife edge. Assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous. देखते हैं हम लोग कंडीशंस देखेंगे बेटा हमारे पास क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो ये हम लोगों ने मान लिया कि एक बार दे रखा है हमारे पास दिस वन, ये मैंने मान लिया A, दिस इज B, यस ठीक है। यहाँ पर 0 है और वो 70 है, मीन लेंथ के इसकी जो लेंथ है आपके पास दैट इज 70 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपके पास बीच जैसे में इसके एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यहाँ जैसे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास यहाँ पर कर जाएगा, यहाँ पर एक्ट कर जाएगा इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास, ठीक है। तो इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं लेकर के चलता हूँ, मान लो ये पॉइंट हमारे पास G आ गया यहाँ पर G। अब इसमें एक चीज और बोली गई कि भाई जो इसमें नाइफ एजेस यहाँ पर लगा दी, इस बार को जो है हम लोगों ने कहाँ पर, यहाँ पर एक यहाँ पर नाइफ एज लगा दी और एक यहाँ पर लगा दी हम लोगों ने नाइफ एज, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने इसको बैलेंस कर दिया। ये भी यहाँ से आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन लगेगी बेटा आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से एक्ट कर जाएगा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास R1 मान लिया हम लोगों ने और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आपके पास कौन से लग जाएगी, दैट इज R2 जो नाइफ एजेस है आपके पास R2, ये नॉर्मल रिएक्शन है आपके पास, ठीक है। ये ऊपर की तरफ क्योंकि यहाँ से बैलेंस करेगा एक्सीडेंट रिएक्शन, दीज आर इक्वल अपोजिट। ये है यहाँ से कितना 10 सेंटीमीटर, इट मींस ये आएगी
मिला करके आपके पास जो सेंटर था, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज 35 सेंटीमीटर। यहाँ से जहाँ पर हमारे पास इसका पूरा वेट एक्ट करेगा, ये W, ये हमारे पास एक्ट कर रहा है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो 35 सेंटीमीटर क्योंकि टोटल है 70 और भी कितना आ गया 35 सेंटीमीटर यहाँ से। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये है 10 सेंटीमीटर इस साइड को, ये 10 सेंटीमीटर ये, तो इससे डिस्टेंस बच गई आपके पास कितनी, दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच गया 25 सेंटीमीटर ही ये बच गई, ये वाली डिस्टेंस। अब क्या किया गया हमारे पास, कोई एक वेट यहाँ पर, मैं इसको अलग से ही लिख लेता हूँ, यहाँ ना करके ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 25 सेंटीमीटर और यहाँ से भी कितना 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक वेट जो है यहाँ पर कितना आपके पास मास 6 किलोग्राम का, यहाँ पर हमारे पास साइन कर दिया गया यहाँ से। इसकी वजह से वेट लग गया W डैश, ठीक है। कितना किया गया है ये बेटा आपके पास, दैट इज ऑफ 6 किलोग्राम। तो मैंने इसको W डैश मान लिया और इसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ से कितना, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है दिस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने निकालनी है इस नॉर्मल रिएक्शंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले बात करते हैं, दिया क्या गया है हमारे पास कि जैसे द मास ऑफ द बार का जो मास है हमारे पास उसकी बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी जो यहाँ पर इक्वेशन लगानी है। सो मास ऑफ दिस इज बार और रॉड आपके पास, इसको मैंने मान लिया कैपिटल M, दैट इज इक्वल टू 4 किलोग्राम। ये हमारे पास है 4 किलोग्राम का ही था आपके पास मेटल बार जो था। और इसका वेट हम लोग अगर बात करें तो वेट ऑफ द बार दैट इज W दैट इज इक्वल टू M into G। ये हम लोग बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। सेकेंड वन अगर हम लोग बात करें दैट मास जो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर सस्पेंड किया है, सस्पेंडेड M आपके पास 6 किलोग्राम। सो वेट ऑफ सस्पेंडेड मास W डैश मैंने इसको मान लिया दैट इज इक्वल टू M into G के बराबर हमारे पास, ठीक है। पहले लगाएंगे कंडीशन हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। सो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि दैट दिस वन फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो नेट रिजल्टेंट है फोर्सेस का दैट शुड बी इक्वल टू 0। इट मींस R1 प्लस R2। ये कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट, तो आपके पास आएगा माइनस W डैश माइनस W दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू W डैश प्लस W। सो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू W डैश की बात करें हम लोग तो आपके पास किसके बराबर है mg प्लस mg के बराबर। सो दिस R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू m प्लस m इंटू g के बराबर। सो R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू m है आपके पास 6 और ये किसके बराबर है 4। तो 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 g के बराबर। लेट दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अबाउट हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है g के ऊपर, ये पॉइंट हम लोगों ने माना है p, मान लेते हैं इसको। इसके अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। बाहर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास देखो ये इस साइड को रिएक्शन लग रहा है तो ये आपके पास मोमेंट देगा ऐसे, ये R को मोमेंट देगा ऐसे और ये वेट जो है आपके पास मोमेंट देगा ऐसे, इसी तरीके से, इस तरीके से। सो मोमेंट ऑफ फोर्सेस दैट शुड बी इक्वल टू 0। R1 आपके पास दे रहा है क्लॉकवाइज, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और ये भी कैसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
इट मीन्स हमारे पास क्या आएगा, दैट इज अ माइनस ये r इंटू एफ आता है, एफ r1 के बराबर है, तो ये आपके पास मोमेंट क्या क्लॉकवाइज आता है नेगेटिव, तो मैं इसको लिख रहा हूं माइनस ये 25r1 इस साइड। फिर उसके बाद इसकी वजह से क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है आपके पास मोमेंट प्लस 25r2 और इसकी वजह से क्या आ रहा है आपके पास प्लस में आ रहा है, तो एक इसके बराबर आ गया प्लस 5। ये वेट w डैश हमारे पास है किसके बराबर है, mg के बराबर, ये mg आपके पास 5 mg दैट शुड बी इक्वल टू g। तो मैं यहां से सॉल्व करूं तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इसको मैं इसी साइड रखता हूं उधर, तो मेरे पास आ गया 5 mg इज इक्वल टू ये दूसरी साइड r1 हो जाएगा पॉजिटिव और r2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, दैट इज 25 r1 माइनस 25 r2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से mg इज इक्वल टू 5 r1 माइनस 5 r2, या हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 5 r1 माइनस 5 r2 दैट इज इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं क्या करूँ, दैट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 5 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से फ्रॉम 1 दैट इज 5 r1 प्लस 5 r2 इज इक्वल टू, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 50 mg। ये हमारे पास क्या आ गया ये, ठीक है दिस वन। अब अगर बात करें हम लोग इसकी, ये कितना बचा था हमारे पास, दिस इज mg हमारे पास ये आ गया कुल मिलाकर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग इसकी, दोनों को अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से वैल्यू रख करके चलते हैं हम लोग इनकी। सो ये आया था आपके पास 10g था ये, तो इसको मैंने लिख दिया इसके बराबर, दैट इज 50g के बराबर ही आएगा आपके पास 50g। इसमें भी बेटा आपके पास m की वैल्यू रखी आप लोग पहले, तो इसमें वैल्यू थी आपके पास किसके बराबर, फ्रॉम 2 दैट इज 5 r1 माइनस 5 r2 इज इक्वल टू दिस स्मॉल m दैट इज इक्वल टू 6 के बराबर था, तो मैंने इसको लिख दिया 6g के बराबर। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया, सो दैट इज 10 r1 इज इक्वल टू 56g के बराबर। सो r1 दैट इज इक्वल टू 5.6g के बराबर। सो इसको अगर मैं वैल्यू रख दूं यहाँ पर, सो r1 दैट इज इक्वल टू 5.6 इंटू 9.8 यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास आ जाती है 54.88 के करीब आपके पास आ जाता है ये। सो दिस वन दैट इज r1 दैट इज इक्वल टू 54.88 न्यूटन, ये हमारे पास पहले नॉर्मल रिएक्शन के याद। दूसरी बात करें हम लोग यहाँ से फ्रॉम 1 r2 निकालो तो आ रहा है 10g माइनस r1, सो r2 इज इक्वल टू 10g माइनस r1 के बराबर। सो r2 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, ये 10 इंटू 9.8 माइनस r1 था आपके पास 54.88 के बराबर, ठीक है। सो दैट इज 98 माइनस 54.88, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास कितना बच गया, दैट इज 43.12 न्यूटन। दिस इज r2, ये वैल्यू हमारे पास किसके आ गई, r2 की वैल्यू जो है वो आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस जो है बेटा क्या कर सकते हैं, वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में चलेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर रहे थे, कुछ हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे अभी। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.1 we have solved, 7.2 we have solved, question number 7.3 we have solved,
देखते हैं 7.4 शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b इज 1/2 द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। समझते हैं इसको हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.4 की बात की गई है। हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, ये दिस इज वेक्टर ए ओ पी की तरफ को मान लिया मैंने, दिस इज वेक्टर ए, और एक आपके पास ये दे दिया, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज अलोंग ओ के। मान लो ये वेक्टर जो है दिस एट राइट एंगल थीटा, द ट्रायंगल इनक्लोज्ड, ये जो है आपके पास, ये हमारे पास ये मैंने बना दी ट्रायंगल इन वेक्टर से, यहाँ से बना ये ट्रायंगल। इसमें बोला गया है that area of this triangle that is half of the magnitude of a cross b, उसके बराबर हमारे पास होता है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर ये, और इसका नाम दे दिया मैंने n। अब देखते हैं हम लोगों ने प्रूव करना है। यहाँ पर देखो हमें पता है कि दैट a क्रॉस b वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट का, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा, ये हमें पता है। मैं बात करूं कि ट्रायंगल ONQ, इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। ONQ, इस ट्रायंगल में मैं निकालूंगा QL, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर, ये जो हम लोग ने ड्रॉ किया है। सो QL अपॉन OQ दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, सो QL अपॉन दिस वन इज B साइन थीटा, सो QN दैट इज इक्वल टू B साइन थीटा के बराबर होगा सब, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, इसकी बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ which is enclosed by the two vectors, so that is equal to half base OP into QN। OP की बात करूं मैं तो ये है A के बराबर, और QN है इसके बराबर B साइन थीटा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, वहां से देखो अगर, तो हमारे पास ये ए बी साइन थीटा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सो दैट इज ए क्रॉस बी। तो यही प्रूव करना था, दैट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दीस टू वेक्टर्स, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल इनक्लोज्ड बाय दीस टू वेक्टर्स, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये हमें आंसर करना था, प्रूव करना था। नेक्स्ट वन हम लोग लेकर के चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.5 की बात करते हैं, ठीक है। सो 7.5 7.5 में बोलता है हमारे पास कि दैट शो दैट A dot B cross C is equal in magnitude to the volume of a parallelepiped formed by the three vector A, B and C। चलिए देखते हैं हम लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.5। मैं एक पैरेललोपाइड यहाँ पर बना देता हूँ पहले, ये हमारे पास पैरेललोपाइड। This one is parallelepiped. Let this one is x-axis, this is y-axis and this one is z-axis। ये आपके पास ओरिजिन, इस साइड को साइड ये a के बराबर है, ये हमारे पास b, और ये जो साइड है हमारे पास C, ऐसे है। वॉल्यूम इसका आएगा ABC के बराबर आएगा,
ठीक है। लेंथ इंटू आपके पास क्या आता है, ऐसा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर हमारे पास वॉल्यूम आता है पैरेलल पाइप। अब यहाँ से देखें, अगर मैं लिखूँ दैट इज ए दैट इज इक्वल टू ए आई, बी की बात करूँ वेक्टर बी दैट इज बी जे, और सी वेक्टर की बात करूँ तो दैट इज सी के बराबर है हमारे पास। डायरेक्शन मैंने दे दी जिसके अलावा आपके पास है नेट वेक्टर। मैं यहाँ से पहले निकालूँ किसके बराबर, दैट इज हमने निकाला ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लोग ने निकाला। तो पहले मैं यहाँ से निकालूँ दैट इज बी क्रॉस सी, या वैसे निकालूँ यहाँ पर देखो ए लिख दिया मैंने ए आई डॉट, बी लिख दिया मैंने बी जे क्रॉस सी के। अब बी और सी तो वैसे ही आएगा आपके पास, तो मैंने लिख दिया ए और ये बी और सी वैसे लिख दिया। यहाँ से बन गया मेरे पास क्या, ये आई डॉट, यहाँ पर बच गया मेरे पास किसके बराबर, दैट इज जे क्रॉस के, ये सो दैट इज इक्वल टू ए बी सी, ये आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, तो ये आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ गया ए बी सी दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप। ये क्या आ गया हमारे पास, दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ये हमने वॉल्यूम निकाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, दैट इज 7.5 बेटा हम लोगों ने कर लिया था, जो आर्टिकल किया था हम लोगों ने ये इसको मिलाया नहीं, हम लोगों ने ये मिला देना। ठीक है, ऐसे पास कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कौन से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.6 वी हैव डन इन द आर्टिकल हम लोगों ने किया था, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, वो हम लोग निकाल चुके हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7.7 की बात करूंगा मैं यहाँ पर। 7.7 में बोला गया कि दैट द टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m एंड speed v travel in opposite direction along the parallel line separated by distance d, show that the vector angular momentum of the two particle system is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken। ये हम लोग ने मान ली दो पैरेलल लाइंस यहाँ पर, ये इनके बीच की जो सेपरेशन है हमारे पास, ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल बस कर लें इसको, these are the parallel lines। इनके बीच की जो सेपरेशन है हमारे पास, सेपरेशन दे रखी है किसके बराबर, दैट इज डी के बराबर, ये हमारे पास सेपरेशन है इनके बीच की, दिस वन इज अ सेपरेशन डी। अब इसमें क्या बोला गया कि दो पार्टिकल आपके पास मूव कर रहे हैं, हर किसी का मास m है, ये मान लो मैंने ये लाइन मान ली, इसके अबाउट ये दूसरा है, यहाँ पर मास आपके पास m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में मैंने मान दी गई, और इसका मास भी m है, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v बट दिस वन डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ये ऐसे कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये मान लो पॉइंट a है, दिस इज पॉइंट b, और कोई पॉइंट हम लोगों ने b जैसे में ले लिया, यहाँ जैसे c पॉइंट ले लिया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट सी की हम लोगों ने यहाँ से मान ली किसके बराबर, x के बराबर, तो ये जो है आपके पास b से जो बन जाएगी डिस्टेंस की, दैट इज d माइनस x। क्या करना है, हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकालना है। पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट पॉइंट a के अबाउट करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों का निकालना है हम लोगों ने, तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर a मैग्नीट्यूड में ए के अबाउट निकालेंगे, तो इसका तो पोजीशन वेक्टर 0 आ गया, दूसरे का किसके बराबर आ गया, डी के बराबर। ठीक है, तो दैट इज एम बी इंटू 0 प्लस, ये देखो एम बी आर आता है हमारे पास, तो मैंने लिख दिया एम बी इंटू आर इसके लिए 0 क्योंकि इसी के अबाउट निकाल रहे हैं, प्लस एम बी इंटू डी, सो दिस एल ए दैट इज इक्वल टू एम बी डी। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ यहाँ पर, तो डायरेक्शन क्या करेंगे, आर से बी की तरफ को करेंगे ऐसे, ये आर है हमारे पास और बी आपके पास आज बी साइड को आ गया, तो आउट ऑफ द पेज हमारे पास आ गई है।
ठीक है, आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। तो डायरेक्शन भी दे दी और मैग्नेटिक भी निकाल। बी के अबाउट निकालूंगा अगर मैं, तो अबाउट पॉइंट बी एंड बी हमारे पास देखो ए के लिए तो हमारे पास आ गए कितने डिस्टेंस एम बी इंटू डी, क्योंकि ये डिस्टेंस किसके बराबर, डी के बराबर। और इसका निकालेंगे अगर दूसरे पार्टिकल का, तो आर के लिए क्या है 0, उसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो प्लस एम बी इंटू 0। तो यहाँ से लिखते हैं एम बी दैट इज इक्वल टू एम बी डी। इसकी भी डायरेक्शन निकालना है, बी के अबाउट निकालेंगे तो ऐसे आएगा आपके पास, किस साइड को, आउटवर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है, आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड, ये हमारे पास है। अब मान लो किसी पॉइंट सी के अबाउट निकाले अगर हम लोग, तो सी की बात करें तो एल सी दैट इज इक्वल टू, पहले इनका निकाले हम लोग सी के अबाउट, तो किसके बराबर आ गया एम बी इंटू एक्स। इसकी बात करें अगर, ये डिस्टेंस x थी और इसकी क्या है d माइनस एक्स प्लस एम बी इंटू डी माइनस एक्स। सो दिस इज इक्वल टू एम बी एक्स माइनस प्लस एम बी डी माइनस एम बी एक्स। मैंने एम बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस एल सी दैट इज इक्वल टू एम बी एक्स से एम बी एक्स कैंसल आउट, सो दैट इज एम बी डी, दैट इज आल्सो आउटवर्ड। तीनों अगर देखें हम लोग, तो एल ए दैट इज इक्वल टू एल बी, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एल सी, और डायरेक्शन हर किसी में आ गई आउटवर्ड आ गई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट एल ए दैट इज इक्वल टू एल बी दैट इज इक्वल टू एल सी। इट मींस दैट द लीनियर मोमेंटम दैट remains a constant about any point if we find out it, ठीक है, यही हम लोगों ने क्या करना था, प्रूव करना था। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, बाकी कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में